प्रश्न। असमिया कहानी के विकास में इंदिरा गोस्वामी के योगदान पर विचार कीजिए। उत्तर। नंबर 1। इंदिरा गोस्वामी का रचना काल 1960 के आसपास शुरू होता है। उन्होंने आज़ादी के बाद के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अंतर्विरोधों को बड़ी बेखूबी के साथ चित्रित किया है। उनके लेखन में असमिया पुरुष तथा स्त्री के हृदय के अंदरूनी चित्रण कलात्मकता के साथ उभरते हैं। नंबर 2। इंदिरा और उसके भाई का बचपन का साथी था राजेंद्र नामक हाथी। राजेंद्र हाथी ने किसी गांव वाले को कुचल डाला। तब घोषणानामा के तहत गांव वालों ने हाथी को मार डाला। इस घटना का इंदिरा पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने छिन्नमस्तार मनुहतु नामक उपन्यास लिखा, जिसमें कामाख्या मंदिर में प्रचलित 2000 वर्ष पुरानी बलि प्रथा का जबरदस्त विरोध किया गया है। इस उपन्यास ने परंपरावादियों को बौखला दिया, परंतु इंदिरा अपने विचार पर अटल रही। नंबर 3। उनका ममोरे धारा तरुवाल उपन्यास घर से दूर प्राइवेट निर्माण कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों की सोच को उजागरित करता है। इस उपन्यास को लिखने से पहले गोस्वामी ने काफ़ी फील्ड वर्क किया है। वह निर्माण कंपनियों के नज़दीक रहकर मजदूरों की गतिविधियों का आकलन करती रही। इस उपन्यास को 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबर 4। उनके उपन्यास दाता हातिर ऊंचे खोका हौदा शीर्षक उपन्यास में ब्राह्मण विधवाओं और बटाई खेतिहरों के जीवन संबंधी चित्रण है। यह उपन्यास बहुत चर्चा में रहा। कई भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ है। इस उपन्यास के आधार पर ऊर्जा नामक फीचर फिल्म बनी, जिससे कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए। ऐसा नहीं है कि इंदिरा गोस्वामी केवल असमिया साहित्य पर ही अपनी कलम चलाती है, बल्कि असमिया साहित्य के साथ साथ कश्मीर के श्रमिक जीवन, उत्तर प्रदेश के वृंदावन का जनजीवन, सिख दंगे का चित्रण और रामायण की गंभीर विदुषी है। इंदिरा ने पुरानी नई पीढ़ियों की बेचैनी, पिता पुत्र, माँ बेटी की सोच में कितना फर्क होता है, ये सब घटनाएं यथार्थ रूप में उद्घाटित की है। प्रश्न। पारिवारिक संबंध के बदलते स्वरूप को एक अवर्णनीय यात्रा के माध्यम से स्पष्ट कीजिए, अथवा एक अविस्मरणीय यात्रा कहानी के कथानक पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर। नंबर 1। इंदिरा गोस्वामी की कहानियों में हिंसा के पहलुओं का पर्दाफाश होता है। हिंसा के कारण सामान्य जन का जीवन नरक बन जाता है। मनुष्य हर वक्त डरा हुआ सा रहता है। लेखिका की रचना एक अविस्मरणीय यात्रा कहानी में मानवता को बचाए रखने का आग्रह है, हिंसा को नहीं। नंबर 2। कथानक का मतलब होता है कथा का छोटा रूप। कथानक को 2 भागों में बांटा जाता है। 1 मुख्य कथानक प्लॉट, 2 प्रासंगिक कथा एपिसोड। ध्यान रहे, उपन्यास में एपिसोड खूब होते हैं, लेकिन कहानी में एपिसोड हो भी सकते हैं और नहीं भी। मुख्य कथानक से प्रासंगिक कथा का मेल होता है, यही मुख्य कथानक को आगे बढ़ाता जाता है। नंबर 3। आप तो जानते ही हैं, आतंकवाद संसार के लिए एक अभिशाप है। यह मनुष्य के शांतिप्रिय जीवन में भूचाल ला देता है और साथ साथ देश की व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। लेखिका अपने साथ काम करने वाले साथी प्रोफेसर मिराजकर के साथ दिल्ली से काजीरंगा, असम के लिए यात्रा शुरू करती है। यह यात्रा अविस्मरणीय बन जाती है। कैसे? यह इस कहानी का कथानक है। नंबर 4। असम के छात्रों द्वारा आयोजित सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में कार्यरत प्रोफेसर मिराजकर और लेखिका इंदिरा गोस्वामी आए थे। शाम को वे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लौट रहे थे कि अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। वे चाय
की दुकान पर आकर चाय पीते हैं, जबकि मिराजकर का एक मित्र आतंकवादियों के हाथों मारा जा चुका है, जिसे वह भूला नहीं पाया है। इस चाय की दुकान को बूढ़ा बूढ़ी चलाते हैं। एक समय में इनका सुखमय परिवार था, लेकिन वर्तमान में बाढ़ के कारण खेत डूब गया। बड़े बेटे की बीमारी में मृत्यु हो गई। बेटी का भारतीय सैनिक से प्रेम प्रसंग हो गया, जिस कारण छोटा बेटा बहन से नफरत करता है और किसी हिंसावादी दल में शामिल हो गया है और लोगों से बल के आधार पर डरा धमकाकर पैसे मांगता है। नंबर 5, कहानी की कथा और कथानक एक ही नहीं होता, इसमें मूलभूत अंतर होता है। कथा घटनाओं का समावेश है, कथानक उसके कार्य व्यापार का। कथानक के 3 बिंदु होते हैं: प्रारंभ, विकास और चरमोत्कर्ष। कथानक का चरमोत्कर्ष अंत में आया है, जब वृद्ध का छोटा बेटा लेखिका और मिराजकर को संबोधित करते हुए कहता है, आप आसानी से कुछ और रकम दे सकते हैं तो लाइए, निकालिए, मेरे पास समय नहीं है। इसी अनुभूति की प्रेरणा से कहानी का कथा सूत्र गढ़ा गया है। कहानीकार की अनुभूति अत्यंत सघन और यथार्थ है, इसलिए कहानी का कथानक सरल किंतु प्रभावमय है। प्रश्न: एक अविस्मरणीय यात्रा कहानी के आधार पर आतंकवाद के दुष्प्रभावों की चर्चा कीजिए। उत्तर: आतंकवाद के दुष्प्रभावों को हम निम्न कारणों द्वारा दर्शाएंगे। आतंकवाद के कारण: नंबर 1, अतिवाद का ही रूप। नंबर 2, राष्ट्र विरोधी। नंबर 3, अभावग्रस्तता। नंबर 4, प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान। नंबर 5, समाज का उपेक्षापूर्ण व्यवहार। नंबर 6, दिशाहीनता व घुटनशील स्थिति का प्रभाव। नंबर 1, अतिवाद का ही रूप। आतंकवाद एक राष्ट्र की नहीं, पूरे संसार की ही गंभीर समस्या है। यह अतिवाद का ही घिनौना रूप है। मनुष्य कम में संतुष्ट होता नहीं और ज़्यादा उसे मिलता नहीं, तब वह आतंकवाद जैसे गिरोहों में शामिल हो जाता है। उसकी सोच में होता है कि केवल मैं परेशान रहूँगा, बाकी परिवार सुख से जिएगा, लेकिन यहाँ वह गलत साबित होता है। नंबर 2, राष्ट्र विरोधी। आतंकवाद राष्ट्र के विरुद्ध होता है। उनकी सोच में होता है, ना खुद चैन से जीऊँगा, न ही लोगों को चैन से जीने दूंगा। आतंकवादी गुट जनता पर अपना दबदबा बनाकर रखना चाहते हैं। लेखिका ने 1984 का दंगा व असम का उपद्रव का जीवंत चित्रण किया है। नंबर 3, अभावग्रस्तता। आतंकवाद की राह पर कोई यूं ही नहीं चल देता। आतंकवाद के अपनाने का एक मुख्य कारण अभावग्रस्तता भी है। जब लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो वे उल्टे पुल्टे रास्ते अपना लेते हैं। कहानी में वृद्ध का परिवार गरीबी में दिन गुजार रहा है, दाने दाने को मोहताज है, इसलिए छोटा बेटा आतंकवादी दल में शामिल हो जाता है। नंबर 4, प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान। ऐसी बात नहीं है कि आतंकवाद का बोलबाला केवल असम या छत्तीसगढ़ में ही है, बल्कि यह हर क्षेत्र, हर देश की समस्या है। पूरा संसार आतंकवाद से ग्रसित है। नंबर 5, समाज का उपेक्षापूर्ण व्यवहार। आतंकवाद की ओर जाने के लिए समाज और अपने ही मजबूर करते हैं। समाज का उपेक्षापूर्ण व्यवहार इसका जिम्मेदार है। कहानी में युवक घर नहीं आता, तब उसकी माँ वृद्ध को ढूंढ कर लाने के लिए कहती है। तब वृद्ध उसे ढूंढने से मना कर देता है और आँखों से कम दिखाई देने का बहाना बना लेता है। नंबर 6, दिशाहीनता और घुटनशील स्थिति का प्रभाव। जब मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाता है या कर दिया जाता है, तब वह आतंकवाद जैसे खतरनाक गुटों में शामिल होकर खुद को बर्बाद कर लेता है। किसी घटना के बारे में व्यक्ति की अंदरूनी घुटनशील प्रवृत्ति उग्र रूप धारण कर लेती है। कहानी में वृद्ध की बेटी सैनिक से इश्क लड़ा कर गर्भवती हो जाती है। वृद्ध का लड़का अपनी बहन को तब तक लात गुस्से मारता रहता है जब तक उसका गर्भपात नहीं हो जाता। आतंकवाद का उग्र रूप देखकर लेखिका शिहर उठती है। प्रश्न: एक अविस्मरणीय यात्रा
की मूल संवेदना या मानवीय संवेदना के बारे में अपना मत विस्तार से लिखिए। अथवा एक अविस्मरणीय यात्रा कहानी में अतीत का मूल्यबोध बनाम वर्तमान की विविधता के तमाम चित्र अंकित हुए हैं। इस कथन की पुष्टि करें। उत्तर: एक अविस्मरणीय यात्रा कहानी की मानवीय संवेदना को हम निम्न बिंदुओं द्वारा वर्णित करते हैं। कहानी की मूल संवेदना। नंबर 1, पुरानी पीढ़ी बनाम नई पीढ़ी। नंबर 2, निराशा में आशा। नंबर 3, आत्मीयता। नंबर 4, लोक कला को बचाने का प्रयास। नंबर 5, भावना बनाम धन। और नंबर 6, शांति बनाम आतंक। नंबर 1, पुरानी पीढ़ी बनाम नई पीढ़ी की विचारधारा। नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी के विचार अनुपयोगी लगते हैं जब पुरानी पीढ़ी नवाचार को स्वीकार नहीं कर पाती, जबकि दोनों पीढ़ियों के विचार ना ही पूरी तरह ग्राह्य होते हैं और ना ही पूरी तरह त्याज्य। इन दोनों पीढ़ियों का द्वंद्व व संघर्ष जारी ही रहेगा, यही कहानी में दर्शाया गया है। नंबर 2, निराशा में आशा। कहानी का वृद्ध गरीबी में संघर्षरत है, लेकिन अपने बीते अच्छे दिनों को आधार बनाकर निराशा में भी हताश नहीं है। लेखिका की गाड़ी खराब हो जाने पर वह उनकी मदद करने से पीछे नहीं हटता। वह कहता है, आप मेरी दुकान में बैठिए और गरम गरम चाय पीजिए। नंबर 3, आत्मीयता। आत्मीयता एक भारतीय मूल्य है। अतिथि देवो भव भारतीय परंपरा रही है। वृद्ध ने इस मूल्य को बचाए रखने की कोशिश की है। तभी तो वह कहता है, ओ निर्मली की माँ, इन्हें चाय दे, ये काजीरंगा से लौट रहे हैं, काफ़ी थके होंगे। नंबर 4, लोक कला को बचाए रखने का प्रयास। हमारे बुजुर्गों की यह खास बात रही है कि वे अपने पूर्वजों की निशानी बचाकर रखते हैं। कहानी में बूढ़े का गरीबी से बुरा हाल है, फिर भी अपने पूर्वजों की निशानी को बचा कर रखा है। वह कहता है, अगर दिन का समय होता तो मैं आपको अपने घर ले चलता और दिखाता एक खास तरह की टोपी, छाता, चांदी का एक बर्तन, सज धज वाला पलंग और चांदी का एक सरोता है। नंबर 5, भावना बनाम धन। कहानी का वृद्ध लेखिका व मिराजकर को वैष्णव संतों के गीत सुनाता है। उसके गीत सुनकर मिराजकर कुछ पैसे देने लगता है। तब बूढ़ा कहता है, मेरे गीत तो संतों के गीतों की गूंज भर है। अगर उनके कोई दाम चुकाए तो मुझे तकलीफ़ होती है। कोई मेरी भावना नहीं समझता, कोई नहीं। अजीब बात है, मर्यादा के लिए बूढ़ा बिना लोभ मोह के रुपयों को ठुकरा देता है, और एक आज का कलयुगी समाज है जो धन के लिए इज्जत तक गंवा बैठता है। नंबर 6, शांति बनाम आतंक। कहानी का बूढ़ा गरीबी में छटपटाते हुए भी अमन चैन से ज़िंदगी जीना चाहता है, जबकि नई पीढ़ी के युवक को आँख से लेकर होठ तक घाव है जिसमें से खून रिस रहा है। हिंसा प्रतिरोध के लिए आतंक मचाए फिरता है। उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, इसलिए वह लेखिका को धमकी देता है, आप आसानी से और रकम दे सकते हैं तो लाइए, निकालिए, मेरे पास समय नहीं है। प्रश्न: अतीत और वर्तमान के द्वंद्व तथा संघर्ष को एक अविस्मरणीय यात्रा के संदर्भ में विश्लेषित कीजिए, अथवा बदलते परिदृश्य में लुप्त होती मानवीय संवेदना पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर: अतीत और वर्तमान के द्वंद्व तथा संघर्ष को एक अविस्मरणीय यात्रा कहानी के संदर्भ में हम निम्न बिंदुओं द्वारा विश्लेषित करते हैं। अतीत तथा वर्तमान का द्वंद्व तथा संघर्ष के कारण अथवा मानवीय संवेदना के लुप्त होने के कारण। नंबर 1, असंतोष और घुटनशील जिंदगी। नंबर 2, बेरोजगारी की मार। नंबर 3, अकेलेपन की त्रासदी। नंबर 4, संयुक्त परिवारों का विघटन। नंबर 5, संबंधों में सहानुभूति का अभाव। नंबर 1, असंतोष और घुटनशील जिंदगी। आप अपने आसपास अक्सर देखते होंगे कि घर के सदस्य घर वालों से आपसी तालमेल न रखकर पड़ोसियों से ज़्यादा लगाव रखते हैं। इसलिए घर का प्रत्येक सदस्य असंतोष और घुटनशील जिंदगी जीते रहते हैं। कहानी में वृद्ध कहता है, कोई मेरी भावना नहीं समझता, कोई नहीं। नंबर 2, बेरोजगारी की मार। मनुष्य
एक तरफ बचपन से किशोरावस्था की तरफ बढ़ता है, जो कि वह उम्र तूफानी है। दूसरा, ऐसी उम्र की दहलीज पर यदि रोजगार ना मिले, तब वह गर्म खून आतंकवादी दलों में शामिल होकर खुद की जिंदगी के साथ साथ राष्ट्र को भी बर्बाद कर देता है। कहानी में जवान लड़का लेखिका और मिराज गर्ग को धमकी देते हुए कहता है, आप आसानी से और रकम दे सकते हैं तो लाइए, निकालिए, मेरे पास समय नहीं है। नंबर 3, अकेलेपन की त्रासदी। रोजमर्रा मनुष्य एक नए तरीके से जिंदगी जीता है और एक नया तजुर्बा सीखता है। जीवन में आने वाली हर एक परिस्थिति का व्यक्ति को खुद ही मुकाबला करना पड़ता है। संयुक्त परिवारों में रहकर भी व्यक्ति परेशान है और अकेले रहकर भी परेशान है। अकेलेपन की पीड़ा को हर एक व्यक्ति बेखूबी समझता है, क्योंकि उसने ऐसी स्थिति को भोगा होता है। कहानी में लेखिका ने पात्रों का आपसी संबंध न दर्शाकर स्वरनामों भाई के लिए लड़का, बहन के लिए लड़की का प्रयोग किया है। चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी होगी, लेकिन कहीं एक भी मनुष्य नहीं होगा। बकौल रघुवीर सहाय, लोग लोग लोग, चारों तरफ लोग, मार तमाम लोग। ये पंक्तियां अजनबीपन की त्रासदी को उद्घाटित करती है। नंबर 4, संयुक्त परिवारों का विघटन। संयुक्त परिवारों के विघटन से मानवीय संबंधों को बड़ा झटका लगा है। नए हालातों में आत्मीय संबंधों का संकुचन हुआ है। यह सब मानव की संवेदनहीनता का परिणाम है। परिवारों में छोटी छोटी बातों के कारण तो में खटास आ जाती है और वर्षों से चले आ रहे संयुक्त परिवारों का बंटवारा हो जाता है और मानवीय मूल्य नाम मात्र के ही रह जाते हैं। नंबर 5, संबंधों में सहानुभूति का अभाव। जब घर के सदस्यों में आपसी लगाव खत्म हो जाता है, तब मनुष्य न रहकर व्यवहारिक पुतला मात्र रह जाता है। सहानुभूति के कारण ही समाज में व्यक्ति रिश्तों को कायम रखता है, वरना मानवता को तार तार होते देर नहीं लगेगी। कहानी में सहानुभूति का अभाव है, इसलिए बेटा माँ को माँ नहीं समझता और भाई बहन को बहन नहीं मानता। भाई की बहन पर नज़र पड़ने के दृश्य का लेखिका चित्रण करती है। एकाएक लड़के की नज़र उस लड़की पर पड़ी जो कोने में बैठी भय के मारे काँप रही थी। वह गोली की तरह उस पर टूटा। प्रश्न, एक अविस्मरणीय यात्रा कहानी की भाषा और शैली पर टिप्पणी करें। उत्तर, एक अविस्मरणीय यात्रा कहानी की भाषा शैली को निम्न बिंदुओं द्वारा वर्णित करते हैं। एक अविस्मरणीय यात्रा कहानी की भाषा शैली। नंबर 1, सरल सहज भाषा। नंबर 2, लयात्मक व प्रभावमयी भाषा। नंबर 3, विभिन्न शब्दावली का इस्तेमाल। नंबर 4, प्रसंगानुकूल काव्यमयी भाषा। नंबर 1, सरल सहज भाषा। कहानी में कहीं भी कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कहानी की भाषा एकदम सरल व सहज है। कहानी के अंश देखे, कोई मेरी भावना नहीं समझता, कोई नहीं। नंबर 2, लयात्मक व प्रभावमयी भाषा। कहानी की भाषा में लय और प्रभाव दोनों ही तत्वों का समावेश है। मिराजकर को आतंकवादियों की चिंता खाई जा रही थी, वे यहाँ के स्थानीय गुटों से मिल गए हैं। नंबर 3, विभिन्न शब्दावली का इस्तेमाल। कहानी में लेखिका ने तद्भव, देशज, स्थानीय व तत्सम शब्दावली का इस्तेमाल किया है। मेरे गीत तो संतों के गीतों की गूंज भर है, अगर उनके कोई दाम चुकाए तो मुझे तकलीफ होती है। नंबर 4, प्रसंगानुकूल काव्यमयी भाषा। लेखिका ने पात्रों व संवादों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। कहानी में काव्यमयी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। धान के खेत अपने पूरे यौवन में थे, उनका सुनहलापन सोने को मात दे रहा था। अंत में निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इंदिरा गोस्वामी की भाषा सहज प्रभावमयी है। असमिया कहानी को नए क्षितिजों से जोड़ने तथा गहराई प्रदान करने की दिशा में इंदिरा गोस्वामी का विशिष्ट योगदान है।